हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ तनु। वेलकम टू द सेशन। आज के वीडियो में हम ईवीएस पेडागोजी के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। ईवीएस पेडागोजी का जो क्वेश्चन पेपर होगा वो 31 जनवरी 2022 का होगा। हम सबसे पहले ईवीएस पेडागोजी के 31 जनवरी 2022 के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। तो हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। इसके पहले मैंने सीडीपी के और ईवीएस पेडागोजी के दोनों ही जनवरी सेशन के सारे वीडियोस कंप्लीट करवा दिए हैं और अब हम ईवीएस पेडागोजी और सीडीपी इनके दिसंबर 2021 का क्वेश्चन पेपर करेंगे। जब हम इस सेशन को ख़त्म कर लेंगे, मतलब 22 वीडियोज़ आएंगी, और जब ये 22 वीडियो आ जाएंगी उसके बाद हम मैथ पेडागोजी, हिंदी पेडागोजी और ईवीएस के कंटेंट वाले पार्ट पर चलेंगे और जैसा हमारे पास टाइम रहेगा वैसे हम डिस्कस करते जाएंगे क्वेश्चन पेपर को। तो अभी हम बहुत ही तेज़ी से जल्दी क्वेश्चन पेपर डिस्कस करते हैं और सेशन में कोई भी फालतू बातें नहीं होती, इसलिए हमारा सेशन छोटा होता है। अगर मैं भी लाइव वीडियोस बनाऊं, लोगों के कमेंट का जवाब वहां पे देने लग जाऊं तो ये वीडियो भी 1 घंटे की हो जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन इस समय टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटे छोटे वीडियो से आप अपने कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर लेंगे, आप अपना टाइम बचा के अपना रिविज़न भी कर लेंगे, क्योंकि आपको एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ना होता, आपको बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। इसलिए ज़्यादा टाइम, कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें जहाँ पे हो पाए वो चीज़ें बेटर होंगी। तो हम देखते हैं ईवीएस पेडागोजी के आज के पहले क्वेश्चन को। चलते हैं ईवीएस पेडागोजी के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो 76। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है ईवीएस पेडागोजी में। एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर ईवीएस का उद्देश्य निम्नलिखित में से कैसा होना चाहिए। एनसीएफ 2005 ये डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके जो गाइडलाइन प्रिंसिपल्स हैं उसको तो बहुत अच्छे से पढ़ के रखने हैं। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर ईवीएस का उद्देश्य निम्नलिखित में से कैसा होना चाहिए। लिंग संबंधी विषयों की तथा हाशियाकरण के मुद्दों की समालोचना करना, या फिर बच्चे की कंठस्थ करने की कला का विकास करना। तो कंठस्थ करना मतलब कि याद करना, कंठस्थ करना मतलब कि क्या होगा, याद करना। अगला है तो ये तो होगा नहीं, याद करने की कला का विकास तो ये करवाता ही नहीं है एनसीएफ 2005। और प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के सीखने में वर्णन के महत्व पर जोर देना, या फिर वातावरण संबंधी प्रमुख मुद्दों को पहचानना और प्रत्याह्वान करना। रिकॉग्नाइज करना और रिकॉल करना, जो भी इन्वायरमेंट के प्राइमरी कंसर्न वाले इश्यूज़ हैं उनको पहचानना, और जैसे कि प्रदूषण हो गया, इन सब के इश्यूज़ को पहचानना, उसको फिर रिकॉल करना, याद करवाना, ये सब चीज़ें हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ए ऑप्शन जो है वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि यहाँ पे क्रिटिकल थिंकिंग की बात की जा रही है। मतलब जो मार्जिनल ग्रुप के लोग हैं उनको, और जो भी जेंडर से रिलेटेड इश्यूज़ हैं उनको जो है वो उनके ऊपर क्रिटिकली सोचना। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि लिंग संबंधी विषयों की, मतलब जो भी इश्यूज़ हैं हमारे समाज में कि लड़कों को ज़्यादा महत्व दिया जाए, मतलब बहुत जगह ये सब चीज़ें ठीक हो गई हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे गांव में अब अपने डेली लाइफ में ये सब चीज़ें देखते हैं। तो गांव में और भी बहुत जगह ऐसा होता है। तो अभी पूरे तौर पर नहीं आ सका है, अभी आ रहा है, अभी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन पूरे तरीके से अभी भी नहीं आ सका है। तो लिंग समानता, तो क्वेश्चन में आ रहा है कि लिंग संबंधी विषयों की तथा हाशियाकरण के मुद्दे पर। हाशियाकरण की मतलब कि जो मार्जिनल ग्रुप के लोग हैं जो कि हाशिए पर है, जैसे कि उसमें महिलाएं भी आ सकती हैं, अल्पसंख्यक लोग आ सकते हैं, जो भी आदिवासी लोग आ सकते हैं। तो इन सब मुद्दों पर बच्चों से क्रिटिकली थिंकिंग करवाना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, डी जो है वो उस पर बातचीत करना। तो लिंग संबंधी विषयों की तथा हाशियाकरण के मुद्दे पर समालोचना करना, क्रिटिकली थिंक करना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की एकीकृत प्रवृत्ति को निम्नलिखित में से कौन अनुमोदित करता है। ईवीएस की एकीकृत प्रवृत्ति, इंटीग्रेटेड अप्रोच को कौन अनुमोदित कर रहा है। विज्ञान, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, इस बार भी दूसरे तरीके से आया लेकिन आया है।
विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण की अवधारणा और मुद्दों का एकीकरण। ये बात बिल्कुल ही ठीक है कि हम प्राथमिक स्तर पर ईवीएस में साइंस भी पढ़ते हैं, एसएसटी भी पढ़ते हैं और उसके बाद जो भी पर्यावरण से रिलेटेड कंसर्न्स होती हैं उसको भी पढ़ते हैं। तो ये बात जो है वो उसको एकीकृत मतलब एक में समाहित कर दिया गया है, हम उसको भी पढ़ते हैं। तो हम उसको भी पढ़ते हैं, ठीक। और अगला ऑप्शन है कि बच्चा अपने वातावरण को एक संपूर्ण रूप में देखता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हम अलग अलग सब्जेक्ट्स को नहीं पढ़ा रहे हैं, हम पहले उनको संपूर्ण रूप से पढ़ा रहे हैं और उसके बाद फिर जब वो आगे क्लासेस में जाएंगे तब चीज़ें जो है वो अलग होती जाएंगी। तो बच्चा जो है वो अपने वातावरण को संपूर्ण रूप में देखता है, बिल्कुल सही है। अगला है कि यह थीम पर आधारित है। तो आपको पता ही है कि कितने थीम्स हैं, मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है, आप वहाँ पे देख सकते हैं। ये थीम पर भी आधारित है। इसमें विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के विषय और उपविषय दोनों ही शामिल हैं। तो यहाँ पे ए, बी और सी वाला ऑप्शन जो है वो ज़्यादा सही होगा। विज्ञान, सामाजिक विज्ञान के विषय उपविषय है, लेकिन ये बात इसमें शामिल हो गई है। ए, बी और सी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से ईवीएस की शिक्षा के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो अनुभव के द्वारा सीखना, ये सही है, बिल्कुल सही है। मूर्त से अमूर्त की ओर सीखना, बिल्कुल सही है। ज्ञात से अज्ञात की ओर सीखना, बिल्कुल सही है। ईवीएस का प्रासंगिक स्वरूप, ये भी सही है। तो हमारा सारा ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। तो आपको ये याद करके रख लेना है कि टीचिंग के मैगजीन होते हैं ना, ज्ञात से अज्ञात, मूर्त से अमूर्त, अनुभव के द्वारा सीखना, ईवीएस का प्रासंगिक स्वरूप। तो इसमें क्या है, आपको हमेशा पता है कि अमूर्त से मूर्त नहीं हो सकता, मूर्त से ही अमूर्त होगा। बच्चों को पहले कॉन्क्रीट चीज़ें दिखाई जाएंगी, फिर वो मतलब उससे अपनी समझ डेवलप कर पाएंगे। और ज्ञात से अज्ञात, जो चीज़ें उन्हें पता है पहले वो चीज़ें वो जाने, फिर उसके बाद जो जो चीज़ें नहीं पता है धीरे धीरे उसकी तरफ ले जाया जाए। और यहाँ पे ए बी सी डी क्वेश्चन जो है वो ऑप्शन सही होगा। अगला है कि एक तो फ्री का क्वेश्चन आ गया आपके पास 79 वाला। तो निम्नलिखित में से ईवीएस के पाठ्यक्रम का थीम कौन सा है? कार्य और खेलकूद है, चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं, जानवर और पेड़ पौधे। तो आपको पता ही है कि पाठ्यक्रम का जो थीम है, चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं, थिंग्स वी मेक एंड डू। तो ये आपको थीम तो एकदम रट के ही रखना है कि हाँ थीम से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, एक तो आउट है क्वेश्चन। अगला है एनसीईआरटी की एवीएस पुस्तक का अंतरिक्ष में सुनीता किस पर आधारित है? अंतरिक्ष में जो सुनीता वाला पार्ट है ईवीएस के पुस्तक में, वो किस पर आधारित है? रोज़मर्रा की चुनौती पे आधारित है, असल जीवन की घटना पे आधारित है, वास्तविक लोग और उनके अनुभव पे आधारित है, और वास्तविक स्थान पे आधारित है। तो ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा मतलब लोग फंस सकते हैं। असल जीवन की घटना तो ये है, रोज़मर्रा की चुनौती नहीं है, ये मान लीजिए वास्तविक स्थान। तो यहाँ पे ज़्यादा बड़ा ऑप्शन और ज़्यादा चीज़ों को अपने अंदर कौन इंक्लूड कर रहा है? तो यहाँ पे क्या है, वास्तविक लोग और उनके अनुभव। वास्तविक लोग और उनके अनुभव मतलब कि सुनीता विलियम्स वास्तविक इंसान है और उनका अनुभव अंतरिक्ष में क्या रहा, इसलिए इसको ईवीएस में डाला गया। ये अंतरिक्ष पे गई जाने वाली महिला है, इसलिए उनके बारे में मतलब एक बुक में डाला गया कि ये जो लोग सोचते हैं कि महिलाएं नहीं कर सकती, जेंडर स्टीरियोटाइप तोड़ने के लिए और लोगों के अंदर मतलब करे जाए ये सब चीज़ें करने के लिए, तो इसलिए उनके अनुभव को यहाँ पे साझा किया गया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि खाद्य पदार्थों के खराब होने तथा अपव्यय को संबोधित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन का सुझाव उपयुक्त है? खाद्य सामग्री पदार्थों के खराब होने और अपव्यय को संबोधित करने के लिए परिवार के अनुभव और पारस्परिक क्रियाओं को खाद्य परीक्षण से संबंधित व्यक्ति से साझा करना। ये बात ठीक है। इस विषय पर श्रव्य दृश्य व्याख्या और विचार विमर्श और सोच स्याही जोड़ साझा। तो यहाँ पे देखिए ये भी गलत नहीं है, ये भी गलत नहीं है, लेकिन जो प्राइमरी लेवल पे हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं और रियल लाइफ एक्सपीरियंस जो है वो ज़्यादा बेटर होता है हमेशा ही अदर चीज़ों से। तो परिवार के अनुभव, पारस्परिक क्रियाओं को खाद्य परीक्षण से संबंधित व्यक्ति से साझा करना, तो ये सब क्या है, ये सब रियल लाइफ एग्जाम्पल है। रियलिटी में बच्चा करके इंगेज होके करेगा, मतलब यहाँ पे बच्चों का इंगेजमेंट ज़्यादा होगा, इसलिए यहाँ पे ए ऑप्शन जो है वो क्या होगा, ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा।
अगला क्वेश्चन है, ईवीएस में एक शिक्षक निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत स्वच्छता अभियान चला सकता है? प्रोजेक्ट के अंतर्गत, प्रदत्त कार्य के अंतर्गत, असाइनमेंट मतलब कि क्षेत्र भ्रमण के अंतर्गत, और प्रयोगात्मक कार्य के अंतर्गत। तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि किस में ज़्यादा रियलिस्टिक तरीके से हम स्वच्छता अभियान चला सकते हैं? तो आपको समझ में आ रहा है कि अगर हम बच्चों को क्षेत्र भ्रमण करवाएं, जो भी चीज़ें मतलब कि फैली हुई हैं, बिखरी हुई हैं, कचड़े कहाँ फेंके गए हैं, डस्टबिन है कि नहीं है, इस तरीके से हम क्षेत्र भ्रमण के द्वारा बच्चों के ये स्वच्छता अभियान जो है वो चला सकते हैं। चला तो सभी दे सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट और सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव तरीके से हम क्षेत्र भ्रमण के द्वारा चला सकते हैं। मतलब एक एरिया है, मान लीजिए ग्राउंड है स्कूल का, अब उस ग्राउंड में, अगर उस ग्राउंड में आप चाहो तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे फैली हुई हैं, एक डस्टबिन रखवा लो बच्चों से, उनको मतलब सिखाओ कि ये चीज़ें गिरी हैं तो यहाँ पे डालो, सूखा कचरा, गीला कचरा, मतलब बहुत सारी चीज़ें आप स्वच्छता अभियान के अंतर्गत बच्चों को यहाँ पे सिखा सकते हैं फील्ड ट्रिप के माध्यम से। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आपको लगता होगा कि हाँ वीडियोस बहुत छोटे हैं, इसमें क्या बताती होगी। इसमें आपको 15 क्वेश्चन मिल रहे हैं, वो भी सबसे कम टाइम में, और मतलब एक भी पेपर आपका छूट नहीं रहा है। ये आपका बहुत बड़ा फ़ायदा है, ठीक, ये आपका बहुत बड़ा फ़ायदा है। हाँ, लोग फ्री के कंटेंट की इतनी इज्जत नहीं करते हैं, ये बात है, लेकिन फिर भी मैं अपनी साइड से कोशिश करूँगी कि जो लोग भी पढ़ रहे हों, अगर 50 लोगों का भी फ़ायदा हो जाता है इससे, तो मुझे बहुत खुशी होगी। अगला क्या है कि NCERT के EVS के अध्याय 15 कक्षा 5 में उसी से ठंडा उसी से गर्म नामक जाकिर हुसैन के द्वारा एक रचित कहानी का प्रयोग किया गया है। उसी से ठंडा उसी से गर्म, इस कहानी का मुख्य उद्देश्य बच्चों के अंदर क्या विकसित करना है, बच्चों के अंदर क्या विकसित करना है? जल चक्र का प्रत्यय, संघनन की प्रक्रिया। अब ये आपको फंसाने के लिए दिया गया है कि ठंडा और गर्म पानी से दिया गया है, तो ये नहीं है। और छात्रों की रुचियाँ, ये भी नहीं है। ये प्राथमिक स्तर पर सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया की समझ। अब देखिए, ये क्वेश्चन बिल्कुल नया है, ठीक, ये क्वेश्चन आपके लिए भी नया है, मेरे लिए भी नया है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में नहीं आया हुआ है। अब आपको क्या करना है, अब आपको ये याद रखना है कि जाकिर हुसैन ने एक कहानी की मतलब लिखा है, उनके पाठ का नाम है उसी से ठंडा उसी से गर्म, ठीक। आप EVS का बुक नहीं पढ़ना चाहती इसलिए बता रही हूँ, तो आप इसको मतलब एकदम मेंशन करके रख लीजिए कि जाकिर हुसैन ने क्लास 5 में उसी से ठंडा उसी से गर्म नामक एक मतलब कहानी रचा है। और ये किससे जुड़ा हुआ है? प्राथमिक स्तर पर सांस लेने और सांस छोड़ने की प्रक्रिया की समझ से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल, आप सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा। प्राथमिक स्तर पर सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया की समझ उसी से ठंडा उसी से गर्म नामक पाठ से संबंधित है। तो बच्चों को ये समझाने के लिए कि हम कैसे सांस लेते हैं, कैसे छोड़ते हैं, इस बारे में बच्चों को पढ़ाने और समझाने के लिए। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक है। और आपको मतलब मैंने बता दिया कि आपको कैसे इसको नोट करके रखना है, क्योंकि अब आप इसके लिए EVS का बुक तो पढ़ने नहीं जाएंगे, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि EVS की शिक्षा में रचनात्मक मूल्यांकन का संचालन करने का सबसे अच्छा उद्देश्य क्या है? तो विद्यार्थियों की मात्रात्मक और गुणात्मक प्रगति को संबोधित करना, विद्यार्थियों की विषयवार प्रगति का आकलन करना, विद्यार्थियों को अंक देना व श्रेणी देना, ये रचनात्मक मूल्यांकन का बिल्कुल भी अच्छा एग्जाम्पल नहीं है। और विद्यार्थियों को अगली कक्षा में पदोन्नत करना, तो इसका मुख्य उद्देश्य है जो ज़्यादा चीज़ों को अपने अंदर समाहित कर रहा है आप उसको लेंगे, मतलब ये गुणात्मक की भी बात कर रहा है, इसलिए आप इसको लेंगे, ठीक है। मात्रात्मक, जैसे कि आपने क्लासरूम में एक टेस्ट लिया बच्चों को ये जानने के लिए कि ये टॉपिक मैंने पढ़ाया बच्चे कर पा रहे हैं या नहीं, आपने उनको अंक भी दिए, मे भी आपने उनको अंक भी दिए, लेकिन किस लिए दिया? कि हाँ इनको ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, इतने बच्चों को प्रॉब्लम है, या फिर कुछ 2-4 बच्चों को प्रॉब्लम है, उन्हें एक्स्ट्रा क्लासेस दे दी जाए। मतलब इस तरीके से आप रचनात्मक मूल्यांकन इसीलिए करते हैं ताकि बच्चों की प्रॉब्लम को समझें और उसको सॉल्व कर लें। तो विद्यार्थियों की मात्रात्मक और गुणात्मक प्रगति को संबोधित करना, ये ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है कि EVS का शिक्षक सदैव अपने पास एक डायरी और कलम रखता है तथा अपने छात्रों के प्रतिदिन के अर्थपूर्ण और दिलचस्प व्यवहार का अवलोकन करता है। शिक्षक किसका प्रयोग करता है? दृष्टांत वर्णन उपकरण का प्रयोग करता है, पोर्टफोलियो का, रेटिंग स्केल का, या फिर चेकलिस्ट का। तो EVS का शिक्षक सदैव अपने पास एक डायरी और कलम रखता है तथा अपने छात्रों के प्रतिदिन के अर्थपूर्ण व दिलचस्प व्यवहार का अवलोकन भी करता है।
तो शिक्षक किसका प्रयोग कर रहा है? दृष्टांत वर्णन उपकरण का प्रयोग कर रहा है या फिर पोर्टफोलियो का तो यूज़ कर नहीं रहा, क्योंकि वो बच्चों का मतलब इसमें सारी चीज़ें समाहित होती हैं। रेटिंग स्केल भी नहीं दे रहा कि रेट करना है बच्चों को वहाँ पे, और ये चेकलिस्ट भी नहीं लेना है कि बच्चों के पास क्या है क्या नहीं है, मतलब किस बच्चों में कौन सी क्वालिटी है कौन सी क्वालिटी नहीं है, ये सब भी चेक नहीं कर रहा है। यहाँ पे क्या है, दृष्टांत वर्णन उपकरण का प्रयोग टीचर कर रहा है, मतलब कि उसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, एनेक्डोटल रिकॉर्ड। अब देखिए मैं बता रही हूँ, ये क्वेश्चन जो है वो एक टफ क्वेश्चन में माना जाएगा, ठीक, क्योंकि इससे बार बार फंसाने वाले क्वेश्चन आते हैं। तो जो आकलन के उपकरण हैं, ठीक, आकलन के उपकरण पोर्टफोलियो, रेटिंग स्केल, चेकलिस्ट, एनेक्डोटल रिकॉर्ड, ये सब चीज़ें हैं, ठीक। तो मैंने आपको बताया था कि आप हेडिंग डाल के उसको लिखिए। तो आप क्या लिखेंगे, अब आप एनेक्डोटल रिकॉर्ड का अगर आपने कोई मतलब बनाया हुआ है नोट्स, तो वहाँ पे आप इसको ऐड कर सकते हैं कि एक ईवीएस का छात्र जो ईवीएस के टीचर जो है वो छात्रों के प्रतिदिन के अर्थपूर्ण और दिलचस्प व्यवहार का अवलोकन करता है, किसके माध्यम से, तो एनेक्डोटल रिकॉर्ड के माध्यम से। एनेक्डोट का मतलब होता है छोटे छोटे किस्से बच्चों के बारे में लिखना, मतलब किसी इसका पूरा ब्यौरा देना नहीं, मतलब कुछ बेस्ट पार्ट को उसमें लिखना, ठीक। तो दृष्टांत का मतलब उदाहरण या छोटे किस्से ही होता है। तो छात्रों के प्रतिदिन के अर्थपूर्ण और दिलचस्प व्यवहार का अवलोकन हम किसके माध्यम से करेंगे, एनेक्डोटल रिकॉर्ड के माध्यम से करेंगे, ठीक। तो आप इसको लिख के रख सकते हैं ताकि आपका नेक्स्ट टाइम से अगर इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा तो आप फंसेंगे नहीं तो डेफिनेटली आप पोर्टफोलियो में और एनेक्डोटल रिकॉर्ड में फंस जाएंगे। ऐसा हम लोग के साथ भी होता था, इसलिए बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे लगता है कि हाँ कर लेंगे, लेकिन जब एग्जामिनेशन में जाओ तो दो ऑप्शन अगर बहुत नियरेस्ट होते हैं तो कन्फ्यूज़न हो जाती है और हम गलत ऑप्शन ही टिक कर देते हैं। मैं आपको हैक्स बता रही हूँ, यही सब तरीके हैं जिससे कि आप मस्त नंबर, मतलब बहुत अच्छा नंबर पा सकते हैं एग्ज़ाम में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ईवीएस के आकलन का सूचक क्या हो सकता है? अवलोकन हो सकता है, सहयोग हो सकता है, स्मृति तो हो ही नहीं सकता है, और प्रत्याह्वान का मतलब रिकॉल करना, याद किया है उसको रिकॉल करना। तो यहाँ पे अवलोकन भी है, सहयोग भी है, रिकॉल करना उतना वो नहीं है, रिकॉल करना जो है वो उतना बेटर नहीं है। ए और बी जो है वो बिल्कुल ठीक है। ईवीएस में हम बच्चों को ऑब्जर्व करना सिखाते हैं, सहयोग की भावना, कोऑपरेशन की भावना, कैसे मिलके काम करना है, कैसे समूह में काम करना है, ये सब सिखाते हैं, ए और बी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक अपनी कक्षा में वास्तविक चुनौती है। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक अपनी कक्षा में वास्तविक चुनौती क्या है? पर्यावरण के शिक्षक की अपनी कक्षा में वास्तविक चुनौती क्या है? तो विद्यार्थियों को सूचना देना, विद्यार्थियों को कार्यपत्रक देना, विद्यार्थियों को सीखने का अवसर देना और गृह कार्य करना। तो सबसे बेस्ट क्या होगा कि विद्यार्थियों को सीखने का अवसर, एक शिक्षक के लिए सबसे अच्छा सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि हम विद्यार्थियों को सीखने का अवसर कैसे प्रोवाइड करें, और जो अवसर प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें बच्चे सीख पा रहे हैं कि नहीं, बच्चे सेफ़ हैं कि नहीं, बच्चे मतलब आवश्यक कार्य कर रहे हैं कि नहीं, सहयोग की भावना है कि नहीं। तो मतलब सीखने का जब हम बच्चों को अवसर प्रदान करेंगे तो ये एक चुनौतीपूर्ण कार्य होगा बच्चों के लिए, टीचर के लिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य होगा ये। और अगला क्वेश्चन है 88 नंबर वाला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन सीखने का प्रभावशाली संसाधन है? निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के सीखने का प्रभावशाली साधन है? कविताएं और कहानियां सीखने का प्रभावशाली साधन है, पर्यावरण शिक्षा की पाठ्य पुस्तक सीखने का प्रभावशाली साधन है, या फिर कार्यपत्रक और दृश्य। तो निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण के अध्ययन के सीखने का प्रभावशाली साधन है? कविताएं और कहानियाँ है, ठीक है, पर्यावरण की बुक भी ठीक है, कार्यपत्रक भी ठीक है, दृश्य विजुअल्स। तो पर्यावरण को सीखने का सबसे प्रभावशाली साधन जो है वो सीटेट के अकॉर्डिंग किसको माना गया है? कविता और कहानियों को। हाँ, कहानियाँ हैं, कहानियों के माध्यम से बच्चे जो है वो जो भी हम पढ़ाते हैं उसमें बच्चे जो है वो इंगेज हो पाते हैं, मतलब कि वो महसूस कर पाते हैं कि हाँ ये चीज़ें हो रही हैं, वो इंटरेस्ट लेके पढ़ पाते हैं। अगर आप एनसीईआरटी की बुक्स को देखेंगे, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता ही होगा कि जो बच्चों की बुक्स होती हैं उसमें कहानियों के माध्यम से ही पूरा चीज़ एक्सप्लेन किया होता है। वो बुक ऐसे होती है कि वो आपको खुद समझा रही होती है, कहानी के माध्यम से, छोटे छोटे कहानियों के माध्यम से आपको चीज़ें खुद समझा रही होती है। तो अगला है
निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त एक महत्वपूर्ण संसाधन हो सकता है? निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त एक महत्वपूर्ण संसाधन हो सकता है? समुदाय के सदस्य, पठन सामग्री और पठन सामग्री हो गया, उसके बाद प्रयोगशाला हो गया, उसके बाद संसार का मानचित्र। तो पर्यावरण अध्ययन की पुस्तकों के अतिरिक्त एक महत्वपूर्ण संसाधन क्या होगा? समुदाय के सदस्य, क्योंकि हम प्राइमरी लेवल की बात कर रहे हैं। वैसे भी डिस्कशन, डिबेट, तर्क वितर्क करना, ये सब जो है वो हमें सीखने में बहुत मदद करते हैं। तो पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त एक महत्वपूर्ण संसाधन हमारा वास्तविक वातावरण हो सकता है। तो वास्तविक वातावरण में समुदाय के सदस्य आएंगे। पठन सामग्री है, लेकिन सबसे बेस्ट अगर हम देखेंगे तो ये है समुदाय, और रियल लाइफ के आगे कोई भी एग्जाम्पल उतना सटीक नहीं बैठता है। और हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस आकलन का पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों के द्वारा आनंद लिया जाता है? पोर्टफोलियो द्वारा आकलन, पेपर पेंसिल परीक्षण, मौखिक प्रश्न और पेपर पेंसिल परीक्षण की प्रतिपुष्टि। तो किस आकलन का पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों के द्वारा आनंद लिया जाएगा? तो किस आकलन उपकरण के द्वारा पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों के द्वारा आनंद लिया जा सकता है? तो पेपर पेंसिल परीक्षण के द्वारा नहीं, मौखिक प्रश्न के द्वारा भी नहीं, परीक्षण की प्रतिपुष्टि के द्वारा भी नहीं, पोर्टफोलियो के द्वारा आकलन अगर किया जाए तो पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों के द्वारा आनंद लिया जा सकता है, क्योंकि इसमें बच्चों का जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं शुरू से लेकर लास्ट तक बहुत सारी एक्टिविटीज़ इसमें समाहित होती हैं। तो टीचर्स जो है वो कुछ मतलब फ़नी स्टोरीज़ वगैरह बता के, या किसी ने कुछ बहुत अच्छा काम किया है उसके बारे में बता के, ये सब चीज़ों से मतलब क्लासरूम में आनंद लिया जा सकता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है वो क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। तो आज हमने अपने 15 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है, और अब हम साथ साथ CDP और EVS दोनों के ही क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करते जाएंगे, ताकि आपकी CDP की भी प्रैक्टिस होती रहे और EVS की भी प्रैक्टिस होती रहे। मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी से जल्दी बहुत सारी मैं वीडियो साथ में बना लूँ, और मेरे पास इतना भी वाईफाई है नहीं मेरे पास, और इंटरनेट कनेक्शन मतलब मेरा जितना डेटा होता है उतने में मैं एक वीडियो से रोज़ अपलोड कर सकती हूँ, वो भी बहुत ज़्यादा समय लेकर होता है। तो इसीलिए मैं कम वीडियोज अपलोड कर पाती हूँ, बट कोई बात नहीं, धीरे धीरे करते हैं। अभी एग्ज़ाम का डेट तो पास में है नहीं, हर दिन मैं एक वीडियोज़ डाल रही हूँ। वीडियोज़ तो मेरे पास बहुत सारे बन के रखे हुए हैं, लेकिन मैं इंटरनेट कनेक्टिविटी की वजह से सिर्फ एक ही वीडियो डाल सकती हूँ। तो मैं एक वीडियोस डाल रही हूँ पर डे, और आपको वीडियोस मिल भी रहे होंगे। आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए, क्योंकि तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और तभी मुझे लगेगा कि मुझे वीडियोस बनाने चाहिए या नहीं, मुझे स्पेशल एफर्ट करनी चाहिए, या फिर मुझे सिर्फ एक ही वीडियो तक ही सीमित रहना चाहिए। क्योंकि मैं वर्क तो बहुत कर सकती हूँ, लेकिन अगर मुझे मोटिवेशन मिलेगा तो ही, नहीं तो फिर एक वीडियो जैसे चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा। क्योंकि फिर मुझे लगता है कि मुझे अपना भी पढ़ना होता है, और अगर मैं ऐसे वीडियोज़ बनाती जाऊँगी और मुझे कुछ पॉजिटिव फीडबैक नहीं मिलेगा, तो फिर मुझे लगता है कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। इससे बेटर कि मैं अपनी पढ़ाई में अपना टाइम दे दूँ। ठीक है, तो जैसा होगा बताइएगा। थैंक यू सो मच।